सर जैसे कि राज्यसभा में हिंदू मुस्लिम के पे कटाक्ष किया जा रहा है, राणा सांगा और बाबर को लेके कटाक्ष किया जा रहा है। तो कई सारे शासकों के सेनापति जो है मुसलमान थे, कई मुसलमान शासकों के सेनापति हिंदू थे। तो इसके बारे में इसको आप कैसे देखते हैं? उस समय के जो राजा महाराजा थे, चाहे महाराणा सांगा हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, ये सब क्या है कि अपने राष्ट्र के लिए लड़ते थे। और इनके एक राष्ट्र की अपनी खुद की सीमा थी। उस राष्ट्र के लिए उनको लड़ना था, उनकी प्रजा के हित में जो भी काम था वो करते थे। तो इसमें जो राष्ट्रभक्त, चाहे वो किसी भी धर्म से संप्रदाय से हो, तो वो उनके साथ थे। तो राणा सांगा के सेनापति हो, चाहे महाराणा प्रताप के सेनापति हो, मुस्लिम थे, मेवाती थे। तो ऐसा मतलब कहीं पर है नहीं, क्योंकि जो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है तो राष्ट्र के लिए उनकी पूरी सेना के अंदर सभी धर्म बिरादरी के थे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जब भी राष्ट्र पे संकट आता है तो जो राष्ट्रभक्त कौमें होती है या राष्ट्रभक्त जो जातियां हैं वो उठ के खड़ी होती है। मेवाड़ राजघराने का सबसे जो मैं कहता हूँ कि सकारात्मक पहलू यही रहा कि उन्होंने कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। तो उनकी जितनी भी लड़ाइयाँ थी वो राष्ट्र के लिए, अपनी प्रजा के हित के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। इसी कारण से आज ये मेवाड़ फैमिली का आज दिन तक भी भारतवर्ष ऋणी है। और महाराणा जो फैमिली है वो आज भी मतलब उनके लिए सारी जातियां, चाहे भील संप्रदाय था, भील समाज था, उन्होंने भी महाराणा जो फैमिली थी उदयपुर मेवाड़ की, उनके से कंधा मिलाकर उनके साथ में युद्ध किया। चाहे आपके मेवाती फैमिली थी, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। तो मतलब एक अच्छा था। भामाशाह थे जो कि एक वैश्य परिवार से आते थे, बढ़िए थे, उन्होंने भी उनकी सहायता करी। तो पूरा एक राष्ट्र के जो एक एक होता है ना कि कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र की जब होती है ना कि राष्ट्र पुकारता है तो सभी उठ खड़े होते हैं। तो वो एक नेतृत्व था, उस तरह का लीडरशिप थी उस समय के जो महाराणा थे उनमें। तो ऐसी जो लीडरशिप थी वो कुछ ही राजा महाराजाओं में देखी गई है, जिनमें महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी है। तो ये बहुत कम लीडर हैं इस तरह के, जिनके पीछे मतलब पूरा राष्ट्र एक साथ उनके पीछे खड़ा हो और अपने राजा के सुख में सुखी है और अपने राजा के दर्द में दुखी है। तो पूरी मतलब उस तरह की होती थी कि जब किसी बैटल में अगर राजा घायल हो जाता था या कोई बड़ा सेनापति शहीद हो जाता था या मर जाता था, मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तो वो पूरा जैसे मेवाड़ है तो पूरा मेवाड़ शोक मनाता था। अभी भी ऐसे कई ठिकाने, ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ के अगर कोई जागीरदार या ठिकानेदार किसी युद्ध में मर गए तो वहां पर अगर कोई त्योहार था, जैसे होली या कोई गणगौर का त्योहार ही मनाना था या उसी समय वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उस गांव में वो बैन है। मतलब उस गांव में त्योहार ही नहीं मनाया जाता, पूरे गांव में कोई जाति ही नहीं मनाती। तो ये इससे बड़ा मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पण का और क्या सबूत मिल सकता है। तो इस तरह के लीडर्स थे, तो इनका सम्मान होना चाहिए। सर सुनने में आता है कि राणा सांगा है जो कभी दिल्ली हुकूमत पे आक्रमण नहीं किए हैं, इसकी कितनी सच्चाई है? देखो, मैंने आपको बताया कि जितने भी राजपूत राजा थे उनकी एक अपनी राजधानी थी, एक अपने उनके राष्ट्र की कल्पना थी। वो अपनी सीमाओं का मतलब अतिक्रमण भी नहीं करते थे, तो किसी को करने भी नहीं देते थे। तो उनकी जो विस्तृत सीमाएं थी वो उनमें खुश थे। उनका एक मेन उद्देश्य था कि उनके युद्ध के नियम, राज्य के नियम, ये सब उनके थे। और उनको सबसे बड़ा उद्देश्य था कि अपनी प्रजा को खुश रखना, है ना। किसी को मतलब इस तरह से नहीं था कि मतलब युद्ध में झोंक देना या वो सब चीजें भी नहीं थी। एक अच्छे शासक भी रहे हैं, है ना। ये नहीं है कि एक अच्छे युद्ध प्रिय या युद्ध कौशल ही रहे। राणा सांगा का जो शासन काल था तो अपनी प्रजा के लिए भी एक अच्छा शासन था। जहाँ तक दिल्ली सल्तनत की या दिल्ली की बात है तो वो कभी उनका था नहीं, क्योंकि उनका राजधानी ही वो मेवाड़ को मानते थे। और जब जिन्होंने राजधानी अपनी मेवाड़ को मानते थे, या ये मानो कि उस समय का जो बड़ा भारत का हिस्सा था जिसपे महाराणा सांगा का साम्राज्य था, तो उसकी राजधानी, अगर भारत की राजधानी अगर कहें तो मेवाड़ थी।
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें आज का पूरा पाकिस्तान समा जाता है। महाराणा सांगा के उसमें आधे से ज्यादा यूपी का एरिया जाता है, पूरा राजस्थान समा जाता है। तो छोटा मोटा उनका था नहीं। तो दिल्ली तो क्या था कि जितने भी तोमर जो थे, पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे और फिर पृथ्वीराज चौहान थे, उसके बाद में किसी ने मतलब इधर से किसी ने राजधानी बनाने का सोचा नहीं। और मेवाड़ फैमिली ने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, क्योंकि उनकी खुद की एक बड़ी विस्तृत सीमा थी मेवाड़ की। तो उनको तो राजधानी उनकी मेवाड़ थी। और जहाँ तक है कि जो इब्राहिम लोदी थे दिल्ली के जो शासक बने थे, तो उनको तो उन्होंने पहले खातोली के युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत से या दिल्ली के जो राजा या जो भी बने तो उनसे उन्होंने युद्ध नहीं किया। युद्ध उन्होंने किया है, लेकिन दिल्ली को उन्होंने राजधानी बनाने का कभी सोचा नहीं। और किसी भी महाराणा सांगा की आने वाली पीढ़ियों ने भी कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो राजधानी ही मेवाड़ को मानते थे। और अगर आप मेवाड़ का अगर राणा सांगा के समय का अगर उनका नक्शा देखेंगे तो नक्शा बहुत बड़ा था और विस्तृत था। तो एक छोटी सी दिल्ली को और उजड़ी हुई दिल्ली को कोई राजधानी बनाएगा तो ये सोचने का भी नहीं है, क्योंकि आप मेवाड़ के जब आप गढ़ किले देखेंगे तो कहाँ अड़ती है, दिल्ली कहीं पर भी नहीं लगती है। क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान के समय के किले महल थे, उनका अगर पुनरुद्धार की बात करें, जिनको आज हम लाल कोट से लाल किला कह दिया गया है, जबकि ये सब पृथ्वीराज चौहान के या अनंगपाल तोमर के तोमर साम्राज्य के समय के बने हुए हैं। इनका केवल रिनोवेशन मुगलों ने करवाया है। तो इतना ऐसा दिल्ली है, इससे ज्यादा दिल्ली का कोई इतिहास नहीं है। अगर आप जाएंगे तो इंडिया गेट वगैरह अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, और लाल किला कहते हैं कि मुगलों की देन है, लेकिन मुगलों का उसमें कुछ भी नहीं है। और उसमें एक कुतुब मीनार है, तो वो भी एक सूर्य मंदिर था, जिसके वहां पर आप अगर कुतुब मीनार के आसपास का एरिया देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो सूर्य मंदिर है। वो चीख चीख कर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको सूर्य स्तंभ वगैरह सब दिखाई देंगे। तो था क्या वहां दिल्ली में जो मेवाड़ फैमिली के पास में मेवाड़ में नहीं था। मेवाड़ फैमिली के आप आलीशान राजमहल अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, और चित्तौड़ का आप दुर्ग देख सकते हैं। आप अगर आप देखेंगे दिल्ली से और मेवाड़ से अगर तुलना करेंगे, तो मुझे पता नहीं है कि कौन से इतिहासकार दिल्ली को राजधानी बताते थे भारत की। वो अगर मेवाड़ से अगर करेंगे और इस एंगल से देखेंगे जिस एंगल से मैं आपको बता रहा हूं, तो आप खुद कहेंगे कि महाराणा सांगा को दिल्ली राजधानी बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उनका खुद का एक इतना बड़ा विस्तृत साम्राज्य है। और पूरी प्रजा और पूरा उनका ये था कि अगर दिल्ली जीत भी जाते ना, तो वो वहां पर किसी सामंत को दे देते। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर महाराणा सांगा अगर दिल्ली जीत भी जाते या दिल्ली के लिए अगर वो कुछ करते भी या उसको हटा भी देते, तो वो किसी सामंत को ही देते। राजधानी तो वो मेवाड़ को ही रखते, और कोई महाराणा नहीं चाहता कि वो राजधानी को बदले। उन्होंने अपनी राजधानियां बदली है, चित्तौड़ से उन्होंने उदयपुर करी, लेकिन वो उसी सीमा में करी क्योंकि उनका एरिया था और एक अच्छा मतलब उन्होंने शासन दिया है वहां की प्रजा को। तो मैं जहां तक मानता हूं कि ये सब बातें भ्रामक है और गलत है और तथ्यहीन है, क्योंकि दिल्ली आज भी आप जाकर देखें एक छोटी सी है, और उसमें कहीं पर भी कोई इस तरह का विकास कार्य अगर आप मुगलों के समय का भी देखें तो एक लाल किले के अलावा आपको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं है। वो भी शाहजहां के समय में एक थोड़ा सा रिनोवेशन हुआ है तो आपको दिखाई देता है। वहां पर भी अगर आप देखें तो उनका भी पत्थर राजस्थान से गया है, तो वहां पर है ही नहीं कुछ, ऐसा कुछ व्यवस्था भी नहीं है। तो उसको राजधानी बनाने का तो सवाल ही नहीं है कि महाराणा फैमिली जो मेवाड़ की फैमिली है उसको राजधानी बनाएगी। तो राजधानी जो बनाई जाती है वो एक अच्छी मतलब जगह पर बनाई जाती है और अच्छे विस्तृत रूप में है। तो अगर आपको राजधानी देखनी है, भारत की राजधानी देखनी है उस समय की, तो मैं कहता हूं आपको कि राजधानी मेवाड़ थी। आप मेवाड़ को देखिए और फिर भारत की कल्पना कीजिए, क्योंकि उस समय की सीमाएं, उस समय पाकिस्तान जैसी कोई वो था नहीं। तो सारा व्यापार का केंद्र इधर गुजरात से होकर मालवा से होकर और ये मेवाड़ वगैरह ये सब थे, तो मेन व्यापारिक केंद्र था। तो इस जगह पे बनाएंगे ना राजधानी बनाएंगे, तो वहां कहाँ बनाएंगे दिल्ली में। दिल्ली मुझे किस एंगल से है, मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया कि किस एंगल से उस समय की राजधानी इतिहासकार लिख गए। समझ से परे, क्योंकि न तो कोई केंद्र बनता है उसका, न कुछ इस तरह का बनता है दिल्ली का। हाँ ये था कि
जितने भी बाहर के आतंकवादी आए या लुटेरे आए, उनके लिए एक स्टे का एक साधन था। वहां पर क्या था कि खाने पीने की सुविधाएं, पानी वगैरह सुलभ था, तो एक उनका स्टे का एक साधन मान लो। वहां पर वो बैठकर थोड़ा बहुत कोई चौथ वसूली या कर वसूली करके अपना जीवन यापन वो कर सकते थे वहां पर, और वही किया है। मैं तो किसी को बादशाह या वहां का वो नहीं मानता। पृथ्वीराज चौहान के बाद में वो डिस्ट्रॉय दिल्ली है, और उसके बाद में वहां पर कोई इस तरह का कोई बड़ा कोई चीज आपको देखने को ही नहीं मिलेगी दिल्ली में। आप देखोगे कि सकड़ी तंग गलियां हैं और बिल्कुल पिछड़ा हुआ सा दिल्ली है। उसको अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत किया है उसमें, और फिर भारत के महान लोगों ने वहां पर लोकसभा वगैरह कार्य कर दिया, तो वो आज आपको दिल्ली राजधानी दिखाई देती है। बाकी उस समय तो मुझे लगता नहीं है, अगर कल्पना भी करते हैं ना, तो मैं दिल्ली गया हूँ, पुरानी दिल्ली भी गया हूँ, नई दिल्ली भी देखी है। तो मैंने कहा इस उजड़े हुए चमन को लोग बाग कहते थे कि ये मुगलों की राजधानी थी या भारत की उस समय की राजधानी थी, तो मैंने कहा इसमें तो कहीं मतलब सच्चाई नहीं है। हाँ, इसी एंगल पर आप जाकर मेवाड़ को देखिए तो आपको सच्चाई पता लगेगी कि राजधानी वास्तव में ऐसी होनी चाहिए। और एक जो महाराणा या मतलब होता है ना कि भारत के शासक जो राजधानी में बैठता है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका राजमहल किस तरह का होना चाहिए, तो वहां जाकर आप देखिए, है ना। ग्रेट चाइना के जो चाइना की दीवार है, उसके बाद अगर कोई दीवार है तो वो चित्तौड़ की है। आप देखो चित्तौड़गढ़ की, तो वो भी आप देखोगे कितना विस्तृत है और उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, है ना। तो वो अगर आप लाल किले में भी दिखा दो ना, आज के जो आधुनिकरण कर दिया लाल किले का, उसमें भी अगर आप मुझे 8-10 चीजें भी अगर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की अगर दिखा दोगे झलक कि साहब ये है, तो मैं बता दूंगा आपको। उसमें कुछ भी नहीं है। आप लाल किले में जाओगे तो यहाँ बादशाह जी सोते थे, यहाँ बेगमें रहती थी, और ये इनका हमाम खाना था, और यहाँ खाना बनता था। ये इतना सा लाल किला है, इसके अलावा लाल किले में कुछ है ही नहीं। आप जाकर चक्कर काट के आ जाओगे और कुछ भी नहीं है। आप उसी एंगल पर आप चित्तौड़गढ़ में चलिए, आपको चित्तौड़गढ़ में उससे मतलब कह रहा हूँ कि कम से कम भी तो 10 गुना चीजें मिलेगी आपको, और आपको लगेगा कि वास्तव में अगर कोई राजा होता है या कोई महाराणा रहता है तो किस तरह से रहता है। तो अगर दिल्ली के वास्तविक दिल्ली की क्या भारत के अगर वास्तविक शासक और वास्तविक राजधानी देखनी है तो वो मेवाड़ी थी। और उस समय की कल्पना भी अगर करे, मुझे पता नहीं कौन लेखक थे और किस नशे में उन्होंने इतिहास लिखा है, ये समझ से परे है कि उन्होंने भारत की राजधानी को बार बार दिल्ली लिखा है। दिल्ली एक शरणगाह मान लो, एक रुकने का ठिकाना मान लो कि जहाँ वो लुटेरे थे जो भारत की संपत्ति को लूट के और वहां पर आपस में बांटा करते थे वो कि भाई तू ले ले, ये ले ले, ये ले ले, और वो खाने पीने मौज मस्ती की जगह उनकी मान लो। बाकी सीमा मेवाड़ की थी। खानवा में जहाँ युद्ध लड़ा गया है वो महाराणा प्रताप की सीमा थी, मेवाड़ वहां तक लगता था, है ना। तो उन्होंने अपनी सीमा में बुलाकर उसको चुनौती दी थी। तो दिल्ली तो उनकी सीमा का भी लेना देना नहीं था, उन्होंने उसको छोड़ भी रखा था कि ये ठीक है, लोग बाग आते हैं यहाँ पे रुकते हैं, और कई व्यापारिक केंद्र थे तो रुकते थे वहां पर, एक वो अलग मैटर था। बाकी महाराणा सांगा दिल्ली को कभी राजधानी बनाएंगे ऐसा कहीं सोचने का नहीं है। और उस समय के अगर तत्कालीन आप नक्शा भी अगर भारत का उठाकर देखते हैं ना, तो दिल्ली कहीं से भी कहीं तक सुटेबल नहीं है राजधानी के लिए। राजधानी तो मेवाड़ी थी उनकी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।